नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ स्वागत करता हूं आपका आज के इस खास प्रोग्राम में भारत की आवाज में, जहां पर हम बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। जी हां, इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों में इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की आज हम बात करने वाले हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 विधानसभा सीटों की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं 9 विधानसभा सीटों पर ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर विधायकगण जो है वो सांसद चुन लिए गए, जिसके बाद ये सीटें जो है वो रिक्त हो गई। लेकिन सीसामऊ सीट की हम बात करते हैं जहां पर मौजूदा विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर एक्ट मामले के अंदर जो है जेल हो गई थी, जिसके कारण यह सीट खाली हुई। अब हालांकि इस सीट से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही है। मुकाबला बड़ा कड़ा है और ऐसे ही तरह से तमाम सीटों पर 9 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में वोटर्स की बात करेंगे तो यहां पर लगभग सारे वोटर्स जो है, अब क्योंकि समय हो चुका है इस बीच क्या वोटिंग जो है वो बंद होने वाली है और ऐसे में तभी देखा जाए तो वो पोलिंग बूथ जो है वहां पर तमाम मतदाताओं की भीड़ हमने देखी। सुबह से ही लगातार यहां पर वोटर्स का तांता लगा हुआ था। वोटर्स अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तमाम वहां पर पहुंचे हुए थे और हमने सभी ने उनको देखा किस तरह से आज वोटिंग हुई है। और मीरापुर में भी 3 बजे तक जो है लगभग 49% वोटिंग हुई। खैर, सीट में बात करेंगे तो 28% मतदान वहां पर हुआ। फूलपुर में बात करेंगे 3 बजे तक के आंकड़े हैं 39.86%। कुंदरकी में दोपहर 3 बजे तक 50.03% मतदान हुआ है। तो वहीं करहल में दोपहर 3 बजे तक जो है 44.70% मतदान हुआ है। और इसी तरह से मीरापुर में भी 49.06% वोटिंग देखने को मिली है। तो इसी तरह से आज उपचुनाव जो है उसका जंग, उसका रण आज समाप्त हो जाएगा। 23 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तब पता चलेगा इन सीटों पर किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, किसको ग्राउंड पर वापस जाना पड़ेगा और फिर से यहां पर तैयारी करनी होगी उपचुनाव की। और कहे कि 2027 की भी यहां पर जो है तैयारियां करनी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो हम आपको लगातार फ्लैश करके दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहां पर उपचुनाव को लेकर तैयारियां की गई थी, किस तरह से चीजें हुई थी। और ऐसे में इन तमाम 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी जंग देखने को मिली, जहां पर हर एक चीज हमने आप तक लगातार पहुंचाई। आपने दिखाया कि किस तरह से वो यहां पर पोलिंग बूथ पर झड़प भी देखने को मिली। तो वहीं यहां पर सीसामऊ सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी के साथ जो है उसकी उनकी गाड़ी पर जो है पथराव भी किया गया और उन्होंने आरोप भी लगाया कि समाजवादी पार्टी के गुंडे इस चीज को करा रहे हैं, माफिया इस चीज को करा रहे हैं। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली घटना जो है वो करहल विधानसभा सीट से आई। जी हां, करहल विधानसभा सीट पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक बच्ची की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। बताया गया कि उसके साथ पहले दुष्कर्म भी किया गया और आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने उसके साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या इसलिए की क्योंकि उसने बीजेपी के समर्थन में वोट डाला था। हालांकि अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आरोपी कहना किसी को भी ठीक नहीं होगा। हालांकि फिलहाल आरोप यही लगाए गए हैं और ऐसे में उसको लेकर भी घमासान लगातार बरकरार है। और इस बीच 3 विधानसभा सीटों पर लगभग 7 से 8 जो अधिकारी है उनको निलंबित भी किया गया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर जो है धांधली की है और कुछ परेशानियां यहां पर जो है वो लगातार बनाई हुई है। और ऐसे में लगातार चीजें जो है वो आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही है, जिस तरह से मतदान इस वक्त जारी है। और मतदान के बीच बहुत सी चीजें हुई आज, जिस तरह से झड़प भी देखने को मिली और उसी चीज के चलते हमने आपको हर चीज से अपडेट भी आज कराया कि लगातार क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से इस वक्त मतदान जो है प्रक्रिया हुआ है वो चल रही है। और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ ही देर में मेरे पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है, जिनसे हम आपको आज अवगत कराएंगे पूरे विषय को लेकर, उपचुनाव को लेकर हम बातचीत करेंगे। मेरे गेस्ट कुछ देर में मेरे साथ जुड़ने वाले। तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी। 9 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव का मतदान हो रहा है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों के लगातार बयान भी हमने आपको सुनवाए कि किस प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हालांकि योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में रामलला के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
उपचुनाव के अंदर पार्टी की जीत और सर्वहित के लिए दुआएं भी मांगी है और वो इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। हालांकि आज उपचुनाव हो रहा है यूपी के अंदर, ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पर जाना यह दर्शाता है कि धर्म का कितना बड़ा योगदान वो मानते हैं और इसीलिए आज वो राम मंदिर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रहा। कुछ ही देर में मेरे साथ मेरा पूरा पैनल जुड़ जाएगा, फिर हम अपनी डिबेट की भी शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चलते आज कई जगहों पर पुलिस और वोटर्स के बीच भी झड़प देखने को मिली, तो वहीं पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प देखने को मिली। वहीं प्रत्याशियों की बात करेंगे। 9 विधानसभा सीटों पर आज प्रत्याशियों ने ताल ठोकी और मतदान करने वो खुद भी पहुंचे हुए थे और ऐसे में उपचुनाव के रण के अंदर उपचुनाव का रण इस वक्त चल रहा है और तमाम पार्टियों की तरफ से आज दावे जो थे उनके ऊपर आज मोहर लगेगी, किसके दावे ज्यादा यहां पर सिद्ध हुए। तो वही आज तमाम प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जो उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई उसके जो है की गई है, फिर भी इन पुलिस को तैनात किसने किया, पुलिस का उपयोग कौन कर रहा है, यह सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को इस सरकार से या सरकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो वही मांग भी कई जगहों पर दोबारा इलेक्शन की गई है। जी हां, कुंदर की विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने मुख्य निर्वाचन आयोग से इस चुनाव को रद्द कराने और 2 बार मतदान कराने की मांग की है, दोबारा मतदान कराने की वहां पर वो मांग करें। उन्होंने प्रशासन पर भाजपा प्रत्याशी को मदद करने का आरोप लगाया और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को हटाने की मांग की है। शिकायत में समाजवादी पार्टी ने चुनाव को तत्काल रद्द करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। हाजी रिजवान ने प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर जो है सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की अपील की। तो यहां पर कुंदर की विधानसभा की बात करेंगे तो लगभग और एक बड़ा संगीन मामला सामने आया और एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला भी सामने आया, जहां पर खैर विधानसभा सीट में उपचुनाव में बुजुर्ग मतदाता भी वोट करने पहुंचे जिनकी उम्र 90 साल बताई गई है। जी हां, उनके अंदर भी वोट डालने का जुनून देखने को मिला। गांव हजियापुर में 90 वर्षीय श्योरिती देवी को मतदान कराने के लिए परिजन चारपाई पर लिटाकर मतदान केंद्र तक लेके गए, जिसने कि रास्ते में उन्होंने देखा कि जब इस उम्र में वह वोट डालने जा सकती है तो सब लोग उन्होंने कहा कि हम भी मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों पर श्योरिती देवी को मतदान करते हुए देख कर्मियों ने भी सलाम किया। तो श्योरिती देव ने वोट दिया और परिजन उन्हें चारपाई पर ही घर ले गए। और कुंदर की सीट के अंदर भी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन न करना कर्मियों को भारी पड़ गया। शिकायत के बाद एसएसपी सतपाल अंतिल ने एक कर्मी को निलंबित किया और 3 को ड्यूटी से भी हटा दिया। और इस बीच प्रशासन का कहना है कि कुछ के खिलाफ जो है इस बीच जांच भी चल रही है। तो कानपुर में 3 बजे तक जो है मतदान 40% हुआ है और ईवीएम भी कई जगहों पर खराब हुई है, जिस कारण आज मतदान की जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी कुछ परेशानी हुई। हम आपको चर्चा करेंगे इसी पर, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए कुछ ही देर में मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, उनसे हम चर्चा करेंगे कुछ ही पलों में आपके सामने। और आपको बता दें कि आज उपचुनाव को लेकर चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के मेरे इस खास विषय की, खास डिबेट की। भारत की आवाज की चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। पैनल पर इस वक्त
मेरे तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं, उनका यहां पर स्वागत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। डीपी यादव जी है, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। चंद्रमोहन चौबे जी है, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। पैनल की आज बातचीत शुरू करने वाले, डिबेट हम शुरू करने वाले हैं और पहला सवाल मेरा इस बीच रहेगा चंद्रमोहन चौबे जी से, बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे मेरा पहला सवाल यहां पर रहेगा। चंद्रमोहन जी, उपचुनाव को लेकर कई जगहों पर सरगर्मियां बढ़ गई थी, कहीं कहीं झड़प भी जो है वो देखने को मिली है, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से अगर कहें कि बीजेपी क्या कुछ इस वक्त कहती हुई नजर आ रही है, बीजेपी किस हद तक आश्वस्त है इस वक्त, क्या कुछ इस वक्त दिख रहा है चुनाव, क्या लगता है कि बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है? जी देखिए रोहित जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से यहाँ मेहनत किया है, जिस प्रकार से सरकार के में जो उपलब्धियां प्राप्त उन्होंने की है, 2017 से पहले जो यहाँ की परिस्थितियां थी उस पे उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसकी मुहर 2022 में प्रदेश की जनता ने लगा दी। और वर्तमान में भी अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात मेहनत करते रहते हैं प्रदेश की जनता के लिए, वो पूरे प्रदेश में बंटवारा नहीं करते, वो पूरे प्रदेश को एक परिवार की तरह मानते। उन्होंने कभी किसी को जो है जात के आधार पर नहीं बांटा, उन्होंने कभी किसी को धर्म के आधार पर नहीं बांटा, उन्होंने कभी किसी को जो है अपना पराया नहीं समझा। वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं और उन्हीं के लिए वो लगातार दिन रात काम करते हैं। और काम करने का उनका तरीका आप देख लीजिए कि जब से उन्होंने यहाँ की सत्ता संभाली है तब से अगर आप विकास के बारे में अगर आप आकलन करेंगे और तो आपको लगेगा कि प्रदेश की जनता उनके साथ है। 2017 से पहले यहाँ मात्र 2 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, आज 8 एक्सप्रेसवे हैं जिसमें 7 चालू है। 2017 से पहले यहाँ 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज जो है 75 मेडिकल कॉलेज हैं और 55 से अधिक कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है और उसमें इलाज लोगों का हो रहा है। 2017 से पहले यहाँ डॉक्टर मात्र 2000 सीट थी पढ़ाई वाली, जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, आज 12,000 से अधिक सीटें हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास यहाँ निर्माण हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड धारक हैं। आज उत्तर प्रदेश में अभी देख लीजिए 2024 के रिजल्ट आने के बाद हमारी सरकार अभी 5-6 महीने हुए और उसमें भी सबसे अधिक बुजुर्गों के लिए जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो सबसे अधिक तीव्र गति से हमारे उत्तर प्रदेश में बना है। और प्रशासन, जितने भी खनन माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं और अवैध जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं जी, जो फिरौती लेकर अपहरण करते थे, लोगों को टारगेट करते थे, मारते थे, आज वो स्वयं जो है हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए थानों में आते हैं और कहते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमसे गलती हो गई है। तो इस आधार पर प्रदेश की जनता 9 की 9 सीटों पर हमें जीत दिलाने जा रही है। ठीक, चंद्रमोहन बिश्नोई जी, चंद्रमोहन चौबे जी, चलिए ठीक। डीपी यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। डीपी यादव जी, सवाल आपसे रहेगा, उपचुनाव को लेकर बहुत दिनों से सरगर्मियां तेज थी, पोस्टर वॉर से लेकर हर चीज हमने देखी, बयानबाजी भी हुई, पोस्टर वॉर भी हुआ। समाजवादी पार्टी किस तरह से आज के चुनाव को देख रही है? क्या मानते हैं कि जो बेस है वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ है कि इस वक्त, और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ है? जी देखिए, निश्चित रूप से इस जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, इनकी चर्चा उत्तर प्रदेश से बाहर देश में भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। लोगों की निगाहें लगी हुई हैं और जिस प्रकार से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जीतने के लिए जो रणनीति अपनाई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के तंत्रों का प्रयोग किया है, पुलिस प्रशासन और अपने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया है, वो बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि 2024 का अभी चुनाव संपन्न हुआ है लोकसभा का, और जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को नकारने का काम किया है,
आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ लगे हुए थे, फिर भी जनता ने यह बता दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक राजनीति है, बांटने की राजनीति है, फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। और जनता ने उत्तर प्रदेश के 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें उसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है। कारण क्या है उसको हमें समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए, संविधान को समाप्त करने के लिए, आरक्षण को समाप्त करने के लिए तमाम तरह के कुत्सित प्रयास किए, उस पर जनता ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। आप देखिए संविधान को समाप्त करने के लिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्र किया। इनके नेता कहते थे कि हमको 400 पार सीटें जिताइए, हम संविधान में परिवर्तन करेंगे। अरे आप क्या संविधान में परिवर्तन करेंगे? संविधान जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार देता है, क्या उनके अधिकारों को आप समाप्त करने का काम करेंगे? तो संविधान को आप जो है भारतीय जनता पार्टी एक एक अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था उसको समाप्त करने का काम ये कर रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी के सामने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीएससी परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं ना कहीं उनके सामने उसको घुटने टेकने पड़े थे, उनकी मांगों को मानना पड़ा था। उसी प्रकार से आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें किस प्रकार से आरक्षण को समाप्त करके पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ धोखाधड़ी, छल कपट करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। उसी प्रकार से आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि अभी हम लोग गए थे, एक हफ्ते हुए देवरिया, महर्षि देवरवा बाबा जो मेडिकल कॉलेज है, वहां का जो प्रिंसिपल है वो अपनी मनमानी कर रहा है, वहां पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जब लोग मांग करने जाते हैं, वहां पर कुछ कहने जाते हैं प्रिंसिपल से, तो सीधे सीधे कहता मैं तो आरएसएस का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं आरएसएस के द्वारा आया हूँ। अरे ये आरएसएस क्या आपको गारंटी देती है कि आप जाइए भ्रष्टाचार करिए? जो भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन है, वहां पर धरने पर बैठे लोग, लेकिन कोई भी नहीं सुनने वाला है। अनियमितता, भ्रष्टाचार चरम पर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी मैं आज गया था एक सरकारी अस्पताल में, वहां पर मैं बताऊं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो है टीवी 100 नेटवर्क जो है लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। मैं बताऊं मेरे साथ ये घटित हुआ। 2 बजे तक वैक्सीनेशन होता है, चंद्रमोहन भाई सुन रहे होंगे, 2 बजे तक वैक्सीनेशन का समय है और वहां 12:30 बजे वैक्सीन खत्म हो गई है ही नहीं, वैक्सीन है ही नहीं है। अरे ये तो सरकार जो दूर से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, नवजात शिशुओं को लेकर के आ रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन आप नहीं करा पा रहे हो, तो कैसे आप भारत के भविष्य का निर्माण करोगे, उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण करो? मैं एक दिन और गया था और टीबी जो कहीं ना कहीं जो है छुआछूत की बीमारी है, उसकी दवा नहीं उपलब्ध है। कैसे अगर ब्रेक हो जाती है टीबी की दवा बीच में, तो मरीज को फिर से वही दवा शुरू करनी पड़ती है, फिर से वो चेन कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। आप मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो उसमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, उसमें दवाइयां दीजिए, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ दीजिए, डॉक्टर दीजिए, इसी तरह से कानून व्यवस्था की आप बात करिए। एक वाकया बस बताऊंगा, आप देखिए, इन्हीं के विधायक है योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी में, उनको थप्पड़ मारा गया, लेकिन जो मारने वाला है सुधाकर सिंह गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो कानून व्यवस्था की तो ये हालत है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तौर से असफल हो गई है उत्तर प्रदेश। और आज देखिए जो चुनाव हो रहा है, अभी देख रहा था मैं, सीसा मऊ से खबर आ रही थी कि वहां पर जो है मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप दाढ़ी कटवा करके आइए, आप ये हटा करके आइए, आप वो करके आइए, आप आधार लेकर के आइए। अच्छा डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, कैसे वंचित कर? डीपी यादव जी, आपने सीसामऊ की बात की, मुझे सीसामऊ से याद आया, सीसामऊ से बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर भी पथराव किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के माफियाओं ने, गुंडों ने मेरे ऊपर जो है पथराव किया है। उस पर भी आप बोलना चाहेंगे? फिर पार्टी से बड़ा माफिया और गुंडा कौन है? उनसे बड़ा कौन गुंडा है? वो सबसे बड़े गुंडे हैं भारतीय जनता। अब जवाब ले लेते चंद्रमोहन चौबे जी से। चंद्रमोहन चौबे जी, गुंडे माफियाओं के लेकर भी बातचीत आपको की गई, साथ में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का आरोप आप पर लगाया गया है। डीपी यादव साहब ने कहा कि किसी भी तरह की जो है यहाँ पर सुविधाएं जो है वो बहुत परेशानी रही, जिसका परिणाम इस चुनाव के अंदर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के फेवर में रहेगा। क्या कुछ कहेंगे सर? प्रदेश की जनता और देश की जनता भली भांति जानती है कि माफियाओं का, आतंकवादियों का, दंगाइयों का संरक्षण कौन करता है। अरे माफियाओं को तो संरक्षण करता ही है, उसके कुत्ते से जाकर भी हाथ मिलाते, माफिया से तो हाथ मिलाते ही है, उसके कुत्तों से जाकर भी हाथ मिलाते थे। और दंगाइयों के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, जिन्होंने जो है संकट मोचन मंदिर पर हमला किया, राम जी के मंदिर पर हमला किया, बनारस कैंट स्टेशन पर हमला किया, सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया, लखनऊ कचहरी पर जिन आतंकवादियों ने हमला किया, बम ब्लास्ट किया, उनको
किसका संरक्षण प्राप्त था और किसने उनके मुकदमे वापस लिए, ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गुंडों का, माफियाओं का, बलात्कारियों का, अभी बलात्कारियों का देखिए, अभी कन्नौज में जो बलात्कारी था वो कौन था? वो अखिलेश जी के समय में मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, और उसके ऊपर उसने जो घृणित कार्य किया दुष्कर्म वाला, उसको बचाव में इन लोग आ गए, कहने लगे डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट में भी वो निकल गया कि वो वही आरोपी है, लेकिन उसके बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। आप अयोध्या जी में देख लीजिए, ये सब बात करते पिछड़ों की, हितों की, वहां पर निषाद की बेटी के साथ बलात्कार इनके मंडल अध्यक्ष मोइन खान ने और उनके सहयोगियों ने किया, और उसको बचाने का काम, उसको उसका पक्ष भी लेने का काम, उसको संरक्षण देने का काम कौन दे रहा है? ये देश और प्रदेश की जनता भली भांति जान रही है। और देखिए जिस ठीक है, फिर मैं रुक करूंगा आपका। इस बीच मेरे पैनल पर मेरे एक और अतिथि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजिक वुडवुड साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर। आपसे भी सवाल लेना चाहूंगा राजिक साहब, क्योंकि आप बहुत भली भांति जानते हैं राजनीति को लेकर। आज उपचुनाव हो रहा है और पूरे कह के उपचुनाव के सिनेरियो को आप इस वक्त देख रहे हैं, तो क्या कुछ आपको इस वक्त नजर आ रहा है, किस फेवर में ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब उपचुनाव होते हैं तो अमूमन उसका फायदा रूलिंग पार्टी को ही हमेशा मिलता है, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्शन देने के लिए भी स्कीम होती है और व्यवस्थाएं भी होती हैं, प्रशासन भी होता है, सब कुछ होता है, और सरकार की नाक का सवाल होता है उपचुनाव को जीतना। तो इसमें तो दो राय नहीं कि बीजेपी भरसक प्रयास कर रही है इस चुनाव को जीतने का, उपचुनाव को, और ये जीतना उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि पीछे भी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके दौरान जिस प्रकार का प्रदर्शन भाजपा ने किया, उससे निश्चित ही भाजपा एज ए पार्टी उसको बहुत निराशा हुई, और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली। तो कहीं ना कहीं ये उपचुनाव ये सुनिश्चित करेंगे कि योगी जी का महत्व या मोदी जी का जो पीछे के उपचुनाव में जो छवि उनकी डाउन हुई उत्तर प्रदेश के में, वो कितनी उभर के आती है। देखिए, ये सीधे कहूं तो मोदी जी और योगी जी के लिए उपचुनाव को जीतना बहुत जरूरी है। सरकार उनकी है और लोकसभा में उनका प्रदर्शन खराब था। जहां तक बात अखिलेश यादव की है, वो अगर जीतते हैं तो जाहिर सी बात है उनका उत्साह बढ़ेगा। आगे कोई अभी हाल फिलहाल में कोई विधानसभा चुनाव भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा मायने उनके लिए नहीं रखता अखिलेश यादव के। बिल्कुल, ठीक है सर, मैं फिर आपका रुख करूंगा। प्रशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी यहाँ पर रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह रहेगा कि ठीक है, आप गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले खबर पढ़ी कि कांग्रेस पार्टी किसी भी एग्जिट पोल के अंदर जो है अपनी किसी भी तरह की भागीदारी नजर नहीं दिखा रही है, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, और साथ में इस उपचुनाव के अंदर कोई भी ऐसी रैली जो है उसको संबोधित नहीं किया गया, किसी भी तरह के साथ में जन समर्थन को संबोधित नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि गठबंधन महज बातों का है या फिर आप सपोर्ट में भी कुछ कर रहे हैं? प्रशांत सिंह जी। और सभी पैनलिस्ट जी, लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव से पहले प्रक्रिया होती है कि मतदाता सूची बनाई जाती है, जो कि प्रदेश की सरकार को चुनाव आयोग देता है। अगर मतदाता सूची तरीके से बनाई गई होती तो ये जो आज जो विवाद हो रहा है कि कौन कहाँ वोट डालेगा, कौन कहाँ वोट नहीं डालेगा, ये विवाद नहीं हो रहा होता। रही बात भाजपा की, तो वो खाली 9 विधानसभा की बात नहीं कर रही, वो खाली सीतामऊ की बात कर रही, क्योंकि वो एक जाति विशेष थे। अब मैं आपको माफियाओं की बात बताता हूँ। आदरणीय चौबे जी बैठे, मैंने इनसे दूध के बाद मुलाकात हो रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, रघुदास प्रसाद सिंह, ये ब्रह्मा जी द्वारा भेजे गए ब्रह्म तत्व है। ये माफिया और गुंडाराज नहीं है, ये शिक्षा माफिया नहीं है, ये शिक्षा के नाम पर व्यापार नहीं चलाते। अब रही बात हमारे इंडिया गठबंधन की, हमने 9 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने संविधान बचाओ संगठन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर किया, जिससे कि 400 पार के नारे को हम किनारे कर सके। हमने हर 9 सीटों पे 4 मुस्लिम, 3 पिछड़ा और 2 दलित उम्मीदवार दिए हैं।
गाजियाबाद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 20% वोटिंग था एक बेहतर, और हमारा वहाँ गाजियाबाद का प्रत्याशी जाटव है। आप आ जाइए, आप किन्नौर का जो आप उदाहरण दे रहे थे, तो वहाँ पे रिजवान भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और आप रामपुर मॉडल जानते होंगे उपचुनाव का, कि अल्पसंख्यक पिछड़ी और दलित व्यक्तियों को निर्धारित करके, रोक करके उनको उनके बुरसे के नाम पे, उनके वोटिंग ID के नाम पे, उनके आधार के नाम पे पुलिस के दबाव में उनको वोट न डालना और चुनाव जिता देना। अभी थोड़ी देर पहले मैं भारत समाचार पे वीडियो देख रहा था, एक पुलिस का जो है अधिकारी पिस्टल चला रहा है और वो कार्यकर्ताओं को और वोटरों को भगा रहा है कि यार लाइन मत लगाओ, तुम लोग भीड़ में इकट्ठा होकर वोट देते हो। ये तो वही आदिवासियों की भी एक नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है जो कपड़े से पहचानते हैं लोगों को, फिर दुबई में जाकर के एक मस्जिद का इनॉग्रेशन करते हैं, फिर तबीयत को मानते हैं नहीं मानते, पुष्टिकरण करते हैं नहीं करते, तो वो जाने। सही बात इनकी घोषणाओं बातों की, अगर इनकी घोषणाएं बातें इतने मजबूत है तो हमारे इंडिया गठबंधन के सामने 43 सीटों पे हम इंडिया गठबंधन में जीते और 31 सीटों पे आए। महाराष्ट्र में भी ये 48 में थे, 6 सीटों पे हमारा इंडिया गठबंधन जीता, और आज महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी हमारे साथ लड़ रही है, अब वो आगे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और हम इंडिया गठबंधन में कुछ सीटों पर फाइटिंग सीट में भी लड़ रहे हैं। यहाँ पे समाजवादी भी प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी, पर हम वहाँ इंडिया गठबंधन एकदम संयुक्त है, और महाराष्ट्र भी इनको हराएंगे, झारखंड भी हराएंगे, और इनको हराएंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी, असम के उपचुनाव में भी, केरला के उपचुनाव में भी, वायनाड के उपचुनाव में भी, और महाराष्ट्र के 17 के लोकसभा के उपचुनाव में भी। अभी हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के समर्थन से, चुनाव आयोग की नाम के तोते के समर्थन से चुनाव को कर लिया गया, और 9 सीटों पे 2000 वोटों से कम से कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराने का काम किया गया, और जो वोट पड़े थे और जो वोट गिने गए, बीपी भाई इसको ध्यान रखिएगा, जो वोट पड़ रहे हैं वो गिने जाने वाले वोटों से कब ज्यादा है। और महमूद राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में PIA कर दी, और ये सरकार इस बात की कही कि सुशासन बनाने से आप झांसी घटना भूल गए। बीबी भाई आप वैक्सीन की बात कर रहे थे, झांसी में अभी 5 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लग गई, 10 बच्चे मर गए, अभी तक वहाँ के VC को इन्होंने नहीं हटाया है। इन्होंने एक समिति बना दी और समिति के नाम पे कागज का पेन भर दिया, पेंशन 114 साल पहले लिख दिया था कि सरकारी कागजों के पेन भरने के लिए। अच्छा प्रशांत जी, अब आपका जवाब भी ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं, चौबे जी से जवाब ले लेते हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से, वो अब जवाब देंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी आपने सुना प्रशांत जी ने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने यहां पर खुद बताया कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण के मामले लगे थे और उसके जो है परिणाम स्वरूप उनको हटा भी दिया गया। लेकिन एक आपकी तरफ से ही मैं एक पॉइंट रखना चाहूं कि इरफान सोलंकी गैंगस्टर एक्ट मामले में जो है सजा काट रहे हैं, 7 साल की सजा, इसीलिए वो सीट सीसामऊ की सीट खाली हुई है और अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही है। एक तो पॉइंट ये हो गया, और कई चीजें ऐसी है जिस पर बातचीत करना चाहिए। आप क्या कुछ रुख रखेंगे, क्योंकि चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या किसी तरह के भी मामले हो, बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो वहीं इनके समर्थन दल के करके समाजवादी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक अंतर है। अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो भी आरोपी हो, चाहे ये बनारस की बात कर ले और चाहे जिस जिले की बात कर ले, अगर हमारे उनके ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उनको ना तो सरकार बचाने जो है सरकार बचाने जाती है, ना उनका संरक्षण देती है, और ना ऐसे लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अथवा हमारा प्रदेश नेतृत्व उनके साथ मंच साझा करता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या है कि ये उन लोगों के साथ, चाहे दंगाई हो, चाहे आतंकवादी हो और चाहे अपराधी हो, अभी आपको याद होगा गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ऊपर जो है खनन का भ्रष्टाचार का आरोप लगाई था, एक महिला के जो है बलात्कार का आरोप लगा था जिसमें वो सजा काट रहे हैं। उनके साथ ये सब आरोप होने के बाद, FIR होने के बाद भी माननीय अखिलेश यादव जी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। तो अगर आप देखेंगे तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में अंतर है। और रही बात चुनाव का, जो ये धांधली का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप नहीं लगा। ठीक है चौबे जी, अब प्रशांत जी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रशांत जी आप कंटिन्यू करेंगे। प्रशांत जी अब
मधु कोड़ा जी झारखंड में चुनाव लड़ रही मधु कोड़ा की पत्नी कैलाश गहलोत दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कराया, उनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा था, भाजपा ज्वाइन करते उनका मुकदमा हट गया। भूषण शरण सिंह को इन्होंने कोई सजा नहीं दी, उनके पुत्र प्रतीक भूषण को इन्होंने टिकट दिया, कैसरगंज से लोकसभा सांसद बने। इनकी पार्टी जो है वो वॉशिंग मशीन है। अगर कोई भी इस समय जो ये तो रखा है, क्या वो जेल से आउट नहीं है? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा? क्या उनके पुत्र विधायक सांसद नहीं है? क्या शारदा घोटाले, चिटफंड घोटाले की जो तृणमूल कांग्रेस के हमारे पूर्ववर्ती साथी थे, जब आपके पास नजर सुवेंदु अधिकारी, तो वो साफ हो गए। अजीत पवार 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला करते प्रधानमंत्री 2 दिन पहले तक सुझा रहे थे कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, और जब वो बन गए आपकी सरकार में और एनसीपी को तोड़ दिया उन्होंने धनबल के दम पे, और आप तो जिसके साथ रहते उसको तोड़ डालते हैं, जिसके साथ रहते उसको खत्म कर डालते हैं। अच्छा प्रशांत जी, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। प्रशांत जी, आपकी बात में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। इनके ही एक सांसद ने तो भरे सदन में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था दूसरे सांसद के खिलाफ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनको राजस्थान का प्रभारी भी बनाया गया, हालांकि टिकट काट दिया गया लोकसभा के अंदर, वो अलग बात है। जवाब ले लेते चौबे साहब से। चौबे जी, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके, जिस तरह से अभी हाल ही दिनों में देखा हमने कैलाश गहलोत को, पार्टी ज्वाइन की उन्होंने बीजेपी, हालांकि उनके ऊपर केस भी ईडी के लगे हुए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर आप? देखिए, ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कुछ चीज न्यायालय पे भी तो छोड़ देना चाहिए। और रही बात, सुनिए, कोई किसी के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो उसके साथ हम मंच साझा नहीं करते। ये तो जो है बिहार में चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव के ऊपर, जिनके ऊपर सजा भी सिद्ध हो गई है और उनको चुनाव लड़ने पर भी उनकी रोक लग गई है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का उनके आरोप लगा, और उन्हीं के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार को दूर करने का जो है नारा लगा रहे थे गठबंधन बनाकर। तो अब ये भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे, ये तो जो है कहीं से देश की जनता या प्रदेश की जनता हजम नहीं करेगी। जी, तो ये अभी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं चौबे जी आऊंगा आपके पास। जी प्रशांत जी। वही सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, 5 मुख्यमंत्री हैं इनके झारखंड में, पांचाली। उनमें से मधु कोड़ा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सजा हुई है। मधु कोड़ा के साथ अभी अमित शाह और प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल ने शेयर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं चौबे जी, यूट्यूब पे चले जाइए और देख लीजिए। और उनकी पत्नी को टिकट दिया है आपने झारखंड में, इस मुंह से बात कर रहे हैं आप, इसे शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पहले उसका जवाब दीजिए। चौबे जी जवाब दीजिए। अब आपने नाम लिया, बड़ा अच्छा किया। झारखंड के आपके मंत्री याद हैं कि इतने नोटें उनके पास निकली थी छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में भेजने के लिए कि जब पकड़ी गई तो मशीनें तक थक गई। नोट गिनते गिनते मशीन को आराम करना पड़ा, इतने गिनते गिनते गर्म हो गई कि ठंडा करके फिर गिनना पड़ा। जी प्रशांत जी, भ्रष्टाचार के ऊपर ये प्रशांत जी बोलेंगे अब इस पर कुछ। जी प्रशांत जी। बेल्लारी के रेड्डी बंधु याद है आपको? जिन बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के घर में सोने जो बारात जब हो गई, उनकी बिटिया की शादी थी, सुषमा स्वराज जी वहाँ सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ी थी। उसके बाद कर्नाटक की सरकार बनी आपकी, आपने बेल्लारी बंधुओं को उठा के माइनिंग का पूरा अधिकार दे दिया, उन्होंने सब दे डाला। तो उनकी बारात जब देखी तो एक बाराती को हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिया गया था चौबे जी। वो हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने नहीं दिया था उनको खरीद के। किसने दिया था चौबे जी? चौबे जी जवाब देंगे, कहां से हेलीकॉप्टर? जी 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 जी, ये बताइए, उन्हीं बंधुओं को हमारे साथ वो थे, ये कह रहे हैं। और इनकी सरकार, सुनिए, लोकसभा के अभी चुनाव में इनके साथ थे, लोकसभा के चुनाव में अभी इन्हीं के साथ थे एक बंधु। तब इनके साथ थे तो वो हेलीकॉप्टर बांटने वाले नहीं थे। इनके साथ हम थोड़ी ना कर, उनके ऊपर आरोप अभी सिद्ध कहाँ सिद्ध हुआ है? आप तो जिसके ऊपर सिद्ध हो चुका है, जो आतंकवादी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जिनके ऊपर सिद्ध हो चुका है, आप तो उनको तक बचा रहे हो। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के ऊपर डीएनए में टेस्ट हो गया कि उसने बलात्कार किया है, उसका बचाव कर रहे हो।
चलिए प्रशांत जी मैं आऊंगा आपके ऊपर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप ही के साथी है, आप ही के साथी है समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जी। पहले उनका रुख कर लेता हूं। बलात्कार की उन्होंने बातचीत की, तो अभी आज के चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया कि कुंदरकी के अंदर एक बच्ची के साथ जो है वो वोट करने गई थी और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी माता ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बीजेपी के फेवर में वोट डाला था। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे डीपी यादव जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह की स्थितियां हैं। अब अभी हमारे चंद्रमोहन भाई जो है कन्नौज की बात कर रहे थे और जिसकी वो भतीजी थी वो इनके भारतीय जनता पार्टी के ही वो महिला मोर्चा की जिले की पदाधिकारी थी जो लेकिन डीपी यादव जी सवाल आपसे है कि आज चुनाव के अंदर एक बच्ची का दुष्कर्म किया गया, हत्या कर दी गई, आरोप लगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर कि उसने बीजेपी को वोट दिया था बच्ची ने, इसलिए उसका इस तरह की हालत कर दी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पर आपका जवाब लेना चाहूंगा। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या हो रही है, क्या कर रही है? ये आप क्या कर रहे हैं? हो रही है, बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। डीपी यादव जी पार्टी के डीपी यादव जी आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, इसमें सरकार क्या करेगी? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता। मैं आपके चैनल ये आप कैसे कह सकते हैं? किस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं? पीड़िता की माता खुद यह बयान दे रही है कि मेरी बच्ची के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस तरह का किया है, क्या वो भी बीजेपी की है? ये कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये बीजेपी की सरकार में हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता अरे है। और सरकार कोई भी हो, कार्यकर्ता आपके ने अगर इस तरह का काम किया है तो सवाल आपसे उठेंगे या फिर सरकार से? सरकार दोषी है इसके लिए, आप बताइए ना जी, क्या बताना? सरकार का इकबाल कहाँ गया? चुनाव के दिन हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये बताइए। चंद्रमोहन चौबे जी जवाब देंगे चंद्रमोहन चौबे जी। पार्टी देकर, एक मिनट रुके, क्या पार्टी दे करके सरकार कार्रवाई करेगी? अब जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन चौबे जी से। का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, जवाब ले लेते। इस प्रकार से दुष्कर्म के बाद हत्या उत्तर प्रदेश के नाम पर कलंक है। जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन चौबे जी से। चौबे जी क्या कार्रवाई होगी? क्या अगर सिद्ध होता समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था? चंद्रमोहन चौबे जी निश्चित तौर पे सरकार जो है कार्रवाई करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जो है सजा देगी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का रूह कांप जाएगा। और सुनिए नैतिकता, सुनिए इनकी नैतिकता देखिए। अरे रुक जाइए, अब आपने कहा तो सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुना। नैतिकता इनकी देखिए कि ये सब डीएनए तक जांच की दुष्कर्म होने के बाद दुष्कर्म पीड़िता के साथ न होकर ये सब अपराधी के साथ होते और डीएनए की बात करते हैं। और जब डीएनए जांच में भी वो साबित हो जाता है आरोपी, ये तब भी उसकी निंदा नहीं करते, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चाहे कन्नौज में नवाब सिंह यादव हो, चाहे जो है अयोध्या में मोइन खान हो और इनका ब्लॉक प्रमुख हो, या फिर इनका हरदोई में एक वकील की हत्या करने के लिए इनके पूर्व जिला अध्यक्ष हो। ये अपराधियों का, मैंने आपसे कहा कि ये अपराधियों का संरक्षण देते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा चौबे जी। और सुनिए, और सरकार को जो है बदनाम करने के लिए ये उन लोगों से काम करवाते हैं, उन लोगों से हत्या करवाते हैं, दुष्कर्म करवाते हैं, लूट करवाते हैं, हाँ। लोगों का अपहरण करवाते हैं। ये सब तो संरक्षण, मैंने आपसे बताया डिबेट के प्रारंभ में ही कि इनके नेता जो है माफिया के घर जाके उससे तो हाथ मिलाते थे, माफिया के कुत्तों तक से ये हाथ मिलाते थे। तो इनके डीएनए में क्या है ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। चलिए राजीव साहब से एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि राजीव साहब देखिए राजनीति की बहुत नॉलेज है आपको। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि उपचुनाव की बात है और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर जगह साबित होता है कि अगर एक सत्ता में एक सरकार है तो उसके विरोध लहर जो है, अक्सर इस तरह के सवाल उठते हैं कि शायद जनता को बदलाव चाहिए। तो क्या उपचुनाव के अंदर सत्ता विरोधी लहर जो है वो देखने को मिलेगी? देखिए जनता जो है बहुत मासूम होती है और वो डरती भी है। जनता जो है सत्ता को चैलेंज नहीं कर सकती। और देखिए राजनीतिक दलों का ये काम होता है कि जनता को जागरूक करें, उनको हिम्मत दें कि वो सरकार की अगर नीतियों से असहमत है तो उसके ऊपर चाहे सड़कों पे आए चाहे वोट के माध्यम से सरकार को चेतावनी दें।
लेकिन होता क्या है कि देखिए, जब विधानसभा चुनाव होता है तब तो जनता खुल के बाहर आती है और वोट करती है, लेकिन लेकिन उपचुनाव में अमूमन एक आध दो एग्जाम्पल, एक आध दो मामलों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन ये देखा गया है कि जो सरकार होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, पब्लिक उसी की तरफ चुनाव में जो है वोट करती है। उसके तमाम मुद्दे होते हैं और जो तंत्र होता है, जो कार्यकर्ता होते हैं रूलिंग पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें भी करते हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। डेली के इतने मसले होते हैं कि वो वैसे ही डरे सहमे रहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, क्या है कि चुनाव होते हैं, चुनाव के दिन जनता मालिक है, देश व्यवस्था भी जनता के लिए ही है, लेकिन समस्या ये है कि जो भी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए ना होकर के चुनी हुई सरकार के लिए हो जाती है, और इसी वजह से कोई भी जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं होता। और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप बेकार की बातें होती रहती हैं और उसी में उलझ करके लोग वोट देते हैं। लोग कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव नहीं होते, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते। वो नहीं समझ सकते कि जो हमारा लीडर या जो भी विपक्षी दल या सत्ताधारी दल के लोग जो भी बात कह रहे हैं, वो क्या रहे हैं और करेंगे क्या, सोचते क्या, उसके बीच का फर्क वो नहीं समझ पाते। उनको जो कहा जाता है वो बेचारे कर देते हैं। तो ये जनता को जागरूक करने का काम ठीक है राजीव साहब, ठीक है आपने, वरना पे सत्ताएं ऐसी आती रहेंगी, वैसे ही बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है। अगला सवाल मेरा प्रशांत जी आपसे रहेगा। बिल्कुल ठीक है राजीव साहब, मैं आऊंगा आपके पास। प्रशांत जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, अब उपचुनाव के अंदर आपने एक भी सीट अपने हिस्से में नहीं रखी, सारी सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी, ठीक है, गठबंधन है, सारी बातें मान ली गई, लेकिन जिस तरह से आप एक मंच पर नजर नहीं आए, मैं अभी भी उसी पॉइंट पर हूं, एक मंच पर नजर नहीं आए, ना राहुल गांधी उतर कर आए, ना अखिलेश यादव एक साथ मिलकर जनसभा करते हुए नजर नहीं आए। क्या लगता है कि 2027 के अंदर एक साथ अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो क्या लगता है कि आप ज्यादा सीटें मांगे, क्योंकि उपचुनाव में आपने एक एहसान कर दिया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि हमने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं है, और ये जो आपने फैसला लिया चुनाव ना लड़ने का, ये सिर्फ इसी वजह से था कि आपको महज 1 से 2 सीटें मिल रही थी, या फिर कहें कि पार्टी की जिस तरह से हार हुई हरियाणा के अंदर वो भी फैक्टर था, और क्या कुछ फैक्टर था कि आपने एक भी सीट नहीं ली, आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी को सीटें दे रहे हैं? बताया, फिर से बता रहा हूँ, चुनाव शुरू होने से पहले ही 9 विधानसभा क्षेत्र बल्कि 10 विधानसभा क्षेत्र चुनाव आयोग ने मिर्कीपुर का चुनाव तो टाल दिया, कुछ भी इधर उधर कारण बता करके 10 विधानसभा क्षेत्रों में वहां से लोकल संगठन के साथ मिलकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने संविधान बचाओ सम्मेलन किया। हमारे 6 सांसद उज्ज्वल रमन सिंह जो समाजवादी पार्टी से आए हैं कांग्रेस में और संयुक्त प्रत्याशी बन के जीते, वो राकेश राठौर, तनुज पुनिया, के.एल. शर्मा और अविनाश पांडे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और अजय राय सिंह, सबके संविधान बचाओ सम्मेलन किए पीएल पुनिया जी ने। और हर विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ सम्मेलन करने के बाद, अच्छा प्रशांत जी, ठीक है, आपने प्रशांत जी नामों की बात आपने की। राहुल, मैं प्रशांत जी एक छोटा सवाल आपसे करूंगा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ कहां नजर आए? मेरे बड़े भाई, पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं, केरल में हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं, सतारा में हो रहे हैं, वायनाड में हो रहे हैं, हर जगह वो गए, लेकिन यूपी नहीं गए, क्यों? प्रत्याशी थी वहां से। और राहुल गांधी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गए, अखिलेश जी भी विधानसभा के चुनाव में गए। तो यूपी का बहिष्कार क्यों? कोई बहिष्कार नहीं, हमारे सभी नेताओं ने इनके साथ सहयोग किया, मिलकर लड़े हैं, सभी कार्यकर्ता मिलकर लड़े, और आप देखेंगे कि 9 में से कम 6 सीटें हम जीतेंगे, आप जीतेगा जी। चलिए देखिए, समय की कमी है और इसी के लिए फिलहाल आज के मैं कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रशांत सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। डीपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और राजिक विद्युत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ यहाँ पर चंद्रमोहन चौबे जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, और लगातार हमारी नजरें भी उपचुनाव पर बनी हुई हैं, आप भी हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहे, और कोई भी विषय हो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे। और आप देखिए, इस वक्त उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है, आखिरी समय इस वक्त देखने को मिल रहा है जहां पर मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार जो है वो किया। अब किस तरह से क्या नतीजा आते 23 नवंबर को देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के मैंने इस खास कार्यक्रम भारत की आवाज में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे TV 100।